हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल संकल्प ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ रेखा सिंह। फ्रेंड्स, हमारा जो भारतीय नदी तंत्र चल रहा था उसका ये तीसरी क्लास है, तीसरा वीडियो है। इसके 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। सिंधु नदी को भी हमने कर लिया है, पढ़ लिया है, और अपवाह तंत्र का जो सामान्य इंट्रोडक्शन था नदी बेसिनों का वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारा क्या रहेगा, गंगा नदी तंत्र। ओके, तो गंगा नदी तंत्र में हम जैसे बेसिक से जो फैक्ट बनते हैं वो हम ही थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन समझ लीजिए गंगा नदी का। ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और भारत के 5 राज्यों से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में जाकर के कहाँ अपना बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं। कहाँ पर अपना जल गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो देखिए, आज हम गंगा नदी तंत्र को थोड़ा सा समझेंगे और अच्छे से समझना है। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो मैं बोलती जा रही हूँ वो भी आप नोट डाउन करते जाइएगा। ओके, जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। अपवाह क्षेत्र के आधार पर भी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ठीक है, जैसे इसकी लंबाई कितनी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, भारत में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है। यह सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा नदी मतलब गंगा नदी के किनारे बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है, इसलिए यह धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब गंगा नदी की लंबाई के जैसे देखें तो 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र रखती है कौन सी नदी? गंगा नदी। बेसिन कितना है? किसने क्षेत्र में फैला हुआ है? 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका बेसिन फैला हुआ है। विश्व की जनसंख्या का गंगा के मैदान में कितना निवास करती है? विश्व की कुल जनसंख्या का 8% गंगा के मैदान में निवास करती है। ओके, और गंगा के मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का 1/3। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का गंगा का मैदान कितना है? 1/3 है। और विश्व की कुल जनसंख्या का कितना निवास करती है? 8%। ठीक है, गंगा का मैदान गंगा नदी कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, गंगा नदी 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलने के बाद में गंगा नदी यूपी में एंटर हो जाती है। यूपी के बाद बिहार में, बिहार से पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से जाकर के पश्चिम बंगाल और बिहार से जब एक दूसरे से एंटर होती हैं तो बीच में थोड़ा सा क्षेत्र उसका झारखंड का भी कवर करती हैं। वो झारखंड के बाद में वो आ जाती है झारखंड से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से होकर के वह बांग्लादेश में एंटर हो जाती हैं और बांग्लादेश में वह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं। ये गंगा नदी का सफ़र है पूरा, इसको हमको तय करना है। तो बड़े आसानी से इसको अच्छे से पढ़ना है हमको। ठीक है, तो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। 5 राज्य कौन से हैं आप नोट डाउन कीजिएगा। उत्तराखंड से तो निकलती हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, थोड़ा सा क्षेत्र झारखंड का, फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में। 5 राज्य हैं, 5 राज्य आप लिख लीजिएगा। और सबसे अधिक क्षेत्र पर किसके पे फैली है गंगा नदी? लंबाई ज़्यादा तय कहाँ करती है? यूपी में। कितनी है? 1450 सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई कहाँ पर है गंगा नदी? कहाँ लंबाई करती है? 1450 कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है, राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी प्राप्त है और गंगा नदी में ही राष्ट्रीय जलीय जीव, जो हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है, कौन है? फ्रेश वाटर डॉल्फिन। ठीक है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और इनका जलीय जीव है ना डॉल्फिन, इसका साइंटिफिक नेम भी आ जाता है, जिसका नाम क्या है साइंटिफिक नेम? प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। ठीक है, प्लेटिनिस्टा गंगेटिका ये साइंटिफिक नेम है किसका? भारतीय जो फ्रेश वाटर जलीय जीव है ना उसका, जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है उसका नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। ये नोट डाउन कीजिएगा, कई एग्जाम्स में ये आ चुका है। अब इसे वाटर टावर और वाटर डिवाइडर के बारे में जानेंगे। और गंगा नदी ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, वाटर टावर और वाटर डिवाइडर को कैसे समझेंगे? वाटर टावर का क्या मतलब है? वाटर टावर हेडिंग डालकर आप लिखिए, जो नदी जिस क्षेत्र का जल ग्रहण करती है अधिक से अधिक, उस क्षेत्र को उस नदी का वाटर टावर बोलते हैं।
तो गंगा नदी किस क्षेत्र से निकलने वाली नदियों का जल ग्रहण करती है? ज़्यादातर नदियाँ मोस्टली उसकी नेपाल हिमालय से निकली हुई होती हैं, तो नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। ओके, और वाटर डिवाइडर, अब वाटर डिवाइडर हेडिंग डालकर लिखिए, इसको बोलेंगे जल विभाजक हिंदी में। क्या है? हरियाणा में अंबाला शहर वाटर डिवाइडर है। किसके बीच में? गंगा और सिंधु नदी तंत्र के बीच में वाटर डिवाइडर का काम कौन सी जगह करती है? अंबाला शहर, अंबाला। ओके, अंबाला जो शहर है वो वाटर डिवाइडर का कार्य करता है गंगा और सिंधु नदी तंत्र के बीच में। ये कहाँ पर है? हरियाणा में। एक बार इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ पर है? गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है और ये पंचप्रयाग बनाती हैं। 5 प्रयाग किससे रिलेटेड है? गंगा नदी से। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और पंचप्रयाग बनाती है। पंचनद कौन सी नदी बनाती है? सिंधु नदी। कंफ्यूज नहीं होना है हमको, पंचनद आए तो हमको सिंधु नदी को ध्यान देना है और प्रयाग आए तो गंगा नदी से रिलेटेड है। ओके, तो पंचप्रयाग बनाती है। पंचप्रयाग कहाँ पर बनेंगे? सारे 5 प्रयाग बन जाते हैं कहाँ पर? गंगा नदी के उत्तराखंड में। उत्तराखंड स्टेट में ही 5 प्रयाग बन जाते हैं। तो हम ये 5 प्रयागों के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, गंगा नदी। ओके, ये गंगा नदी है, कहाँ से निकल रही है? गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी कहाँ से निकल रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से। अब ये गंगा नदी ये चल जा रही है, ठीक है, ओके, गंगा नदी है। गंगा नदी जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो किस नाम से जाना जाता है इनको? भागीरथी, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी के नाम से जाना जाता है। फिर इधर से आकर के गंगा नदी निकल रही है, भागीरथी के नाम से जाना जा रहा है इनको। ये समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का, बच्चे का जन्म होता है तो उसका बचपन का नाम कुछ और होता है, बड़े होकर के कुछ और हो जाता है, ठीक है। बचपन का नाम कुछ और रख लिया जाता है, फिर बड़े होकर के कुछ और नाम होता है। 4-5 साल का बच्चा हो जाता है तो स्कूल में कुछ और नाम लिखा जाता है, घर पे किसी और नाम से बुलाया जाता है। जैसे ही बचपन में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? भागीरथी के नाम से। बड़ी होने पर इनको गंगा के नाम से जाना जाएगा। देखिए यहाँ पर अलकनंदा है। अलकनंदा किससे निकलती है? सतोपत ग्लेशियर से। स्रोत क्या है इनका? अलकनंदा का सतोपत ग्लेशियर से। सतोपत ग्लेशियर से निकलती हैं, यहीं से इनमें धौली गंगा मिलेगी। धौली गंगा मिलती है। धौली गंगा किस ग्लेशियर से निकलती है? धौली गंगा निकलती है माना ग्लेशियर से। माना ग्लेशियर से। ओके, धौली गंगा निकलती है माना ग्लेशियर से, सतोपत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। ये दोनों जाकर के मिलेंगी तो कौन सा प्रयाग बन जाएगा? दोनों के मिलने के स्थान पर कौन सा प्रयाग बन जाता है? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा धौली गंगा के मिलती हैं, दोनों के मिलने के पॉइंट पर क्या बन जाता है? विष्णु प्रयाग। ये कौन से तट से मिलती है? बाएं तट से मिलती है। ओके, अलकनंदा से कौन से तट से मिलेगी? बाएं तट से। अब इसके 5 प्रयाग हैं, 5 में विष्णु प्रयाग हो गया। विष्णु प्रयाग क्या आएगा? देखो, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये मैंने 5 प्रयागों के नाम ले दिए। आप एक बार फिर मैं बोल रही हूँ, आप नोट डाउन कीजिएगा। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग, अब एक एक करके ये प्रयाग बनते जाएंगे, ठीक है। अब ये धौली विष्णु गंगा हो गई। अब यहाँ पर अब कौन सी नदी मिलेगी? नंदाकिनी, जो किससे निकलती हैं? त्रिशूल ग्लेशियर से। ओके, त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है नंदाकिनी और ये यहाँ करके इस पॉइंट पर मिल जाती हैं। इस जगह को क्या बोला जाएगा? विष्णु। अब कौन सा आएगा? नंद प्रयाग। नंदाकिनी मिल रही है तो नंद प्रयाग।
नंद प्रयाग, नंदाकिनी मिल रही तो नंद प्रयाग। अब इसके बाद ये आगे चलते जाती हैं, पिंडार नदी मिलेगी, पिंडार या पिंडारी, ठीक है। पिंडारी नदी मिलती है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग आप लिखते जाइए कि प्रयाग, ओके। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, ये विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, अब आएगा रुद्रप्रयाग। अब आप एक बात देखिए, 1 2 और ये 3, ये तीनों नदियां जो मिली हैं मंदाकिनी नदी से, जो तीनों नदियां मिली हैं वो कौन से तट से मिली हैं? बाएं तट पर आकर के मिली हैं, बाएं तट से आकर के मिली हैं, ठीक है। एकमात्र नदी है अलकनंदा, अलकनंदा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो उसके दाहिने तट से मिलती है और एक प्रयाग का निर्माण होता है, प्रयाग बनता है, वो कौन सी है? मंदाकिनी। मंदाकिनी जो कहाँ से निकलेगी? चारोबारी ग्लेशियर से। इसको चारोबारी भी बोला गया है, चोराबारी भी बोला गया है, जो भी अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से चोराबारी या चारोबारी के नाम से जाना गया है। चारोबारी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी नदी और यहाँ पर आकर अलकनंदा से मिल जाती है दाहिने तट पर, और कौन सा प्रयाग बनेगा? रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग बन जाता है। ये चौथे नंबर का प्रयाग है जो अलकनंदा नदी पर बनता है। 1 2 3 4, ठीक है, मंदाकिनी नदी पर बन गया। अब मंदाकिनी नदी आगे जाती जाती हैं और इधर से ये भागीरथी आ रही है। भागीरथी में कोई मिलती है क्या नदी? इसमें भी एक नदी मिलती है, इनकी भी सहायक नदी है विलांगना। विलांगना नदी मिलती है जो कि भागीरथी की एकमात्र सहायक नदी मिल रही है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर टिहरी डैम आ जाएगा, टिहरी डैम, ओके, जो कि भागीरथी नदी पे बना हुआ है, टिहरी डैम। और ये बन गया यहाँ पर देवप्रयाग, देवप्रयाग। ये किस किस के मिलने से बना है देवप्रयाग? भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग का प्रयाग बना है या देवप्रयाग बनता है, ओके। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से जो नदी बनती है वहाँ जो स्थान है उसको बोला गया है देवप्रयाग, और जो नदी बनती है आगे वो कौन सी कहलाएगी? ये बन गई गंगा, गंगा नदी, ओके। अब यहाँ से इनको किस नाम से पुकारा जाता है? गंगा नदी के नाम से। अब जैसे मैंने ये यहाँ पर बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ हिंदू धर्म के 4 धामों में से ये आता है। ये कहाँ पर है? अलकनंदा नदी के तट पर। अलकनंदा नदी के तट पर क्या है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में किसका मंदिर है? विष्णु जी का मंदिर है, ओके। अब अगर यहाँ आते हैं हम तो यहाँ क्या है? केदारनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ मूवी देखी होगी आप लोगों ने, वही वाला केदारनाथ। तो केदारनाथ, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो वो कौन सी नदी है? मंदाकिनी, ओके, मंदाकिनी है, मंदाकिनी, ओके। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में मंदाकिनी नदी बहती है। केदारनाथ में किसका मंदिर है? तो शिव जी का मंदिर है केदारनाथ में, और ये 12 ज्योतिर्लिंग है भारत के, उनमें से एक मंदिर है। ये उत्तराखंड में है दोनों मंदिर, बद्रीनाथ और केदारनाथ। इसके आगे का सफर वो ऋषिकेश, उत्तराखंड, तो ऋषिकेश से निकलते हुए वो कहाँ जाती हैं? हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा नदी पर्वतीय क्षेत्र छोड़ करके मैदानी क्षेत्र में बहने लगती हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है फ्रेंड्स कि गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं? तो हरिद्वार से। हरिद्वार उत्तराखंड से पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ करके गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में एंटर हो जाती हैं। अब देखिए गंगा नदी अब आगे चलती जाएंगी कहाँ से? उत्तराखंड से लेकर के यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के फरक्का में क्या कहाँ एंटर हो जाती हैं वो? पश्चिम बंगाल के फरक्का में एक तो चली जाएंगी वो बांग्लादेश को, उनकी एक शाखा, और दूसरी शाखा अलग होकर के कहाँ आ जाती है? हुगली के नाम से, ओके। हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में एक शाखा अलग हो जाती है और आगे चली जाती हैं वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से। और हुगली अलग होने के कारण इनको क्या, ये समझ लीजिए आप, जैसे धोखा दिया उसको, विश्वासघात करा गंगा नदी के साथ में। तो ये शब्द इसलिए उपयोग हुआ क्योंकि हुगली नदी को विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी बोला जाता है।
सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी बोला जाता है हुगली नदी को। ओके, और हुगली नदी कैसे आगे चलती है? कोलकाता में हावड़ा, कोलकाता, फिर हल्दिया होते हुए गंगा सागर द्वीप के पास अपना जल गिरा देती है। ये हुगली नदी और ये पश्चिम बंगाल है। ओके, हावड़ा, कोलकाता, हल्दिया होते हुए गंगा सागर द्वीप के पास अपना जल गिरा देती है। और हुगली और मेघना नदी के बीच का जो डेल्टा क्षेत्र है वही सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। फ्रेंड्स, हुगली नदी गंगा सागर द्वीप के पास अपना जल गिराती है। द्वीप के बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, मेरा लास्ट वीडियो द्वीप के बारे में मिल जाएगा आपको, आसानी से आप देख लीजिए। ओके, अब देखिए कि हुगली नदी की एक सहायक नदी है। हुगली को बोलते हैं विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी। इसके अलावा हुगली की एक सहायक नदी है दामोदर नदी, जिसको पश्चिम बंगाल का शोक बोला जाता है। ओके, दामोदर नदी को क्या बोला जाता है? जैसे सपोज ये हुगली नदी आई ऐसे, और ये आगे को ये पद्मा के नाम से बांग्लादेश में गंगा नदी चली गई। ठीक है, अब ये है हुगली। इन्होंने क्या करा है, जो गंगा जो मेन रिवर है उसके साथ धोखा करके, विश्वासघात करके, यानी विश्वासघाती नदी है, विश्व की विश्वासघाती नदी हुगली। ओके, इनकी सहायक नदी कौन सी है? दामोदर। दामोदर रिवर है जो चलेगी और यहाँ आकर के हुगली से मिल जाएगी। ये सहायक नदी है। दामोदर रिवर को पश्चिम बंगाल का शोक भी बोला जाता है। दामोदर नदी को पहले बोला जाता था, अभी इस पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं और डैम्स के बनने के कारण ये पश्चिम बंगाल के लिए वरदान साबित हो रही हैं। ओके, और दामोदर नदी में इतना अधिक प्रदूषण होने के कारण इनको क्या बोला जाता है? जैविक मरुस्थल भी बोला जाता है। इस नदी को, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा भी दी गई है। मरुस्थल, ओके, क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत अधिक प्रदूषित है। ओके, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक प्रदूषित है। दामोदर नदी कहाँ से निकलेगी? झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी, और जैविक मरुस्थल बोला जाता है। दामोदर नदी से एक रिलेटेड फैक्ट है कि दामोदर और भैरा नदी के संगम स्थल पर राजरप्पा स्थल है, जो क्या है? एक जलप्रपात है। राजरप्पा सपोज यहाँ होगा, है ना, राजरप्पा है। ये कौन सी नदी मिलती है? दामोदर नदी से भैरा नदी मिलेगी। वहाँ जो संगम स्थल है वहाँ राजरप्पा एक प्रपात बनता है, और वहीं पर माँ छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर है। ओके, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर है। दामोदर नदी से भैरा नदी मिलेगी, भैरा जो कि उसकी एक सहायक नदी है, भैरा नदी मिलेगी। इसी के संगम पर को बोला जाता है राजरप्पा, जो कि एक झरना है। ओके, और देवी का मंदिर है। अब ये हुगली नदी हावड़ा कोलकाता होते हुए हल्दिया के पास अपना जल गिरा देती हैं। कोलकाता को पूर्व का लंदन भी बोला जाता है। कोलकाता जो बंदरगाह है उसको पूर्व का लंदन भी बोला जाता है। ये स्टोरी जो देखें अगर, तो हुगली नदी की है, जो कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। ओके, अब हो रही है गंगा जाएंगी, और यहाँ पर बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाएगा उनको? पद्मा के नाम से। अब बाएं हाथ से एक नदी मिलेगी, नाम क्या है उसका? जमुना। ठीक है, जमुना का भारत में क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। ओके, ब्रह्मपुत्र नाम है जमुना का। भारत में जब ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से। जमुना नदी जब पद्मा के साथ मिलती है, जमुना नदी जब पद्मा के साथ मिलती है, कहाँ पर? पावना के पास मिलती है। फिर आगे आकर के इसमें कौन सी नदी मिल जाएगी? मेघना, जिसकी मुख्य नदी कौन सी है? बराक नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? मणिपुर से। मेघना नदी मिलेगी, और आकर के ये क्या? कई धाराओं में विभक्त हो जाएगी, कई वितरिकाओं में विभक्त हो जाएगी, और क्या बन जाएगी? ये डेल्टा का निर्माण करेंगी। कई धाराओं में विभक्त होकर के डेल्टा का निर्माण करती हैं। ओके, वितरिकाओं में बट करके। फ्रेंड्स, हुगली नदी गंगा नदी की वितरिका है। हुगली नदी गंगा नदी की, नोट डाउन कीजिए इस पॉइंट को, हुगली नदी गंगा नदी की वितरिका है।
वितरिका, इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या होता है कि वो मुख्य नदी से अलग होने के बाद उस नदी में कभी भी नहीं मिलती हैं, जाकर के उनकी धारा कभी एक नहीं होती है, यही इसका डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब है। ओके, हुगली गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। अब जैसे डेल्टा का निर्माण करती है पद्मा, अब देखिए मेघना से मिल गई, पावना के पास, इस तरीके से पूरी स्टोरी हो गई है। अब ये डेल्टा का निर्माण करती है, इस डेल्टा को किस नाम से जाना जाएगा, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। इस डेल्टा को ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इस नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है यहाँ पर, मैंग्रोव प्लांट्स है वो, इसलिए सुंदरी नामक वृक्ष के नाम पर ही इसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। अब देखिए सुंदरवन के डेल्टा का जो मैंग्रोव प्लांट में सुंदरी वृक्ष है, उसमें क्या होता है कि वृक्ष अपनी जड़ें ऊपर इस तरीके से निकाल लेता है। जैसे सपोज ये वृक्ष हो गया, तो ये अपनी जड़ें ऊपर निकाल लेते हैं। ये वृक्ष अपनी जड़ें ऊपर क्यों निकालते हैं, रीजन क्या है कि दलदलीय क्षेत्र होने के कारण, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, दलदलीय क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अंदर जमीन में, तो कुछ जड़ें ऊपर निकल आती हैं और उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको क्या बोलते हैं न्यूमेटाफोर्स। न्यूमेटाफोर्स से वो श्वसन क्रिया, सांस लेकर के ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं अन्य जड़ों को, जो जड़ें जमीन के अंदर गई हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं ये वाली जड़ें जो ऊपर निकली हुई होती हैं। ओके, और सुंदरवन के डेल्टा में ही रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। ओके, सुंदरवन के डेल्टा में ही रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। ये आप देख लीजिए, डेल्टा की लंबाई 430 किलोमीटर और चौड़ाई है 460 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। ओके, 430 460, ठीक है, ये सबसे बड़ा डेल्टा है। सिंधु नदी भी डेल्टा का निर्माण करती है, सिंधु नदी भी डेल्टा का निर्माण करेगी, बट उसका डेल्टा कैसा रहेगा, 960 किलोमीटर तो लंबा है, 160 किलोमीटर चौड़ा है। ओके, तो ये सबसे बड़ा डेल्टा है। और इस जो डेल्टा है इसके जो अवक्षेप हैं, तलछट अवक्षेप बोलेंगे जो, वो कैसे हैं, महीन हैं, महीन आकार के हैं और बड़ा है, विशाल क्षेत्र में तो फैला ही हुआ है। ये कहाँ से लेकर के, नागपुर के पठार से लेकर के इसको जो मेघना नदी का जो लास्ट वाला पॉइंट है सुंदरबन का, वहाँ तक फैला हुआ है, ये बहुत बड़ा है विशाल क्षेत्र में। और इसके बारे में रॉयल बंगाल टाइगर्स हो गया। अब देखिए डेल्टा निर्माण, जैसे आकृति किस प्रकार की होती है डेल्टास की, तो देखिए कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाएंगी, क्या सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, नहीं, वही नदियाँ डेल्टा बनाएंगी जो अवक्षेप लेकर के आती हैं या सेडिमेंट्स इकट्ठे करके लाती हैं। अब देखिए सेडिमेंट्स में क्या होता है कि बहुत सारे सेडिमेंट्स एक के बाद एक लेयर बनती जाती है, तो पानी की गति, नदी की गति कैसी हो जाती है, यहाँ पर धीमी हो जाती है, जब बिल्कुल गिरने वाली है मैदानी क्षेत्र में धीमी हो जाती है, तो वो कई वितरिकाओं में बट जाती है और कई वितरिकाओं में अवक्षेपों का मतलब क्या होता है, अवक्षेपों का जमाव करना शुरू कर देती है, डिपॉजिट करती है अपने सेडिमेंट्स को और एक दलदलीय क्षेत्र बन जाता है। इसको क्या बोला गया है, उसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। और ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र भी होता है, ठीक है, प्रोडक्टिव एरियाज होता है डेल्टा। अब इसके बाद डेल्टा तो निर्माण करती हैं जो नदियां अवक्षेप लेकर के आएंगी, बट जो नदियां अवक्षेप लेकर के नहीं आती हैं, कम अवक्षेप लेकर के आती हैं या नहीं के बराबर लाती हैं या कम दूरी तय करती हैं, तो वो क्या लंबी दूरी तय करेंगी, अवक्षेप लेकर के आएंगी, वो नदियां तो डेल्टा का निर्माण करेंगी। और जो नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं वो क्या करती हैं, एस्चुरी, एस्चुरी का निर्माण करेंगी या ज्वार नद मुख। फ्रेंड्स मैंने जो बोला है आप नोट डाउन करते जाइएगा, ओके, क्योंकि बोलने में बहुत आ जाता है, लिखने में इतना पॉसिबल नहीं है कि हम सब कुछ लिख पाएँ। ज्वार नद मुख या एस्चुरी, एस्चुरी किसको बोलेंगे, ज्वार नद मुख, जैसे कहाँ पर बनेंगी, पश्चिमी तट से जो नदियाँ निकलती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जिसमें से ज़्यादा फेमस कौन कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट घाटी में बहती हैं, इसलिए इनमें क्या अपरदन कम होता है, सेडिमेंट्स कम है, इसलिए डायरेक्ट सीधे आकर के जब समुद्र में गिरती हैं तो इनमें नदियों में, जैसे सपोज ये नदी है, ये नदी इस तरीके से आ रही है, ओके, और यहाँ ये समुद्री क्षेत्र है, तो समुद्री क्षेत्र का जल मीठा और खारा जल एक जगह मिलेगा, ये जगह क्या कहलाएगी, इकोटोन कहलाती है। ऐसी जगह पर क्या होता है, मीठा और खारा जल मिल गया तो
कभी कभी जब ज्वार आते हैं तो नदी, समुद्र का जल नदी में मुख में भी प्रवेश कर जाता है। ज्वार जब तेजी से आते हैं तो समुद्र का जल नदी के मुख में भी एंटर कर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? तो भारत में एग्जाम्पल देखेंगे तो कौन सी होगी? नर्मदा और ताप्ती। इसके अलावा पश्चिमी तट की नदियां जो समानांतर बहती हैं और पश्चिमी की तरफ भी बहती हैं और जाके अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, वो नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करेंगी। जैसे गोवा की ज्वारी और मांडवी ज्वार नदमुख का निर्माण करेगी, पेरियार करेगी, कर्नाटक की शरावती, नेत्रावती, गंगावती जो नदियों के एग्जाम्पल हैं वो करेंगी। ओके, किस कारण से करती हैं ये? क्योंकि देखिए एक तो एक समानांतर बह रही है और कम दूरी तय कर रही है, तो इनमें अवक्षेप या सेडिमेंट्स की मात्रा बहुत कम है और सीधे जाकर के यह अरब सागर में गिर जाती हैं, इसलिए यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी किस तट की विशेषता है? अगर आपसे पूछा जाए तो किस तट पर एस्चुरी बनती हैं? तो पश्चिमी तट पर एस्चुरी बनती हैं। डेल्टा किस तट की विशेषता है? तो पूर्वी तट की विशेषता है। ओके, नोट डाउन कीजिए, मैं जो एक एक बात बोल रही हूँ फ्रेंड्स वो आप लिखते जाइए। अब पश्चिमी तट का जो मैदानी क्षेत्र है, जो कोस्टल एरियाज है, उसको अटलांटिक तट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये फैक्ट है, याद रखिएगा आप। अब जैसे मैंने तट से रिलेटेड मेरा एक पहले भी वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। ओके, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो गंगा नदी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे, गंगा के निकलने से लेकर के लास्ट और जो इसके बीच का जो वीडियो है यूपी और बिहार वाला, मैंने एरिया अभी कवर नहीं किया है, उसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा, जिसमें उसकी सहायक नदियाँ किस प्रकार से उससे मिलती हैं और बाद में किस तरीके से उसका अंत होता है, नदी का किस तरीके से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है, वो मैंने आपको कवर करवा दिया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।